जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसके बारे में जो है कि अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो आज हम लोग उन संशोधनों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। देखिए, 1950 को जो है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया और उसके अगले ही वर्ष जो है कि संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951, ठीक है। और प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही जो है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान था, तो इसमें भूमि सुधार संबंधी जो है कि प्रावधान रखे गए, ठीक है। जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान था, तो भूमि सुधार संबंधी प्रावधान था, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन आदि, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1956, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था भाग में कि भाग 7 में राज्यों को पहले क्या हुआ करता था कि एक ग्रुप में रखा जाता था। जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इस तरह से राज्यों को बांटा गया था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि उस 7वें भाग को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 14 नए राज्य बने, 14 राज्य का गठन किया गया और 6 यूनियन टेरिटरी जो है यानी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। समझ गए। तो राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी गई और जो है कि 14 राज्य बने, ठीक है, और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया यानी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है। अब दूसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। मैंने आप लोगों को बताया था अनुच्छेद 231 के तहत 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था। जैसे आप देख सकते हैं पंजाब एवं हरियाणा के लिए जो है कि एक हाईकोर्ट है, ठीक है। तो यह कब जोड़ा गया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह व्यवस्था की गई कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। समझ गए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। पहले कितना था, तो 525, और उसके बाद का कितना कर दिया गया, तो 545। 545 में से 543 जो है कि चुन कराना था और दो जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय जो है कि मनोनीत किया जाता था। इसको क्या किया गया, जो दो आंग्ल भारतीय है, इसे 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो है कि भारत में आंग्ल भारतीयों की संख्या नाम मात्र रह गई है, जिस कारण से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2019 में जो आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे उसको जो है कि खत्म कर दिया गया है। और वर्तमान में अभी जो है कि 543 सीट ही जो है कि है। समझ गए। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 545। अब जो है कि 543 जो है कि वर्तमान में है, ठीक है। 36, इसको ऐसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारतीय राज्य सूची में शामिल किया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने आसानी से देख लिया पहला में क्या है। तो पहला में है जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 7वां में क्या है, राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी गई। और उसके बाद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। और 31वां में क्या है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया। और जो है कि 36वां में क्या है, तो 36वां में जो है कि सिक्किम को भारतीय राज्य सूची में शामिल किया गया और उसे जो है कि 22वां राज्य बनाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 42वां संविधान संशोधन 1976, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एकदम याद रखना है। वीवीआई मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई। इससे जो है कि हमेशा जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को।
ठीक है ना। चलिए, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के समय जो है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी जी जो है कि वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। ठीक है, और उस वक्त आपातकाल लगा हुआ था। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में इतने संशोधन किए, इतने संशोधन किए, इतने बदलाव किए कि इसे जो है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। सोचिए, इतना परिवर्तन कर दिया कि जो है कि इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाने लगा। तो आप लोगों को जो है कि एग्जाम में या प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, अर्थात लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो जो है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को बताया इंदिरा गांधी के समय लागू हुआ, और इंदिरा गांधी जो है कि प्रधानमंत्री थी, और जो है कि इसको आपातकाल के समय जो है कि लाया गया था। समझ गए ना। चलिए, अब इसको क्या कहा जाता है, तो लघु संविधान कहा जाता है, मैंने अभी आप लोग को बताया। अब देखिए, ये ध्यान रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य है, यानी जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यह मूल संविधान में नहीं था। आप लोग से इसमें हमेशा फंसाया जा सकता है कि मूल कर्तव्य जो है कि प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 4 क में डाला गया। इस चीज को आप लोगों को याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि इस संविधान में शामिल किया गया। तो पहले मूल कर्तव्य नहीं था, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। कब डाला गया, तो 4 क में। और 4 क के तहत कितने मौलिक कर्तव्य कर्तव्य इसमें रखे गए, तो इसमें जो है कि 10 मौलिक कर्तव्य जो है कि रखे गए। ठीक है, और इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 51 क में जो है कि देखने को मिलता है। यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको जो है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भाग 4 क के तहत और अनुच्छेद 51 क के तहत जो है कि संविधान में समाहित किया गया। और किस समिति की अनुशंसा पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो है कि पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है कि ये किया गया था, जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। आपको जो है कि इनमें से किसी को उठा कर दे देगा, कोई अलग शब्द डाल देगा, और जो है कि इस तरह से पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को सलाह एवं प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो कोई भी प्रस्ताव या सलाह अगर राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता था, तो पहले राष्ट्रपति महोदय जो है कि राष्ट्रपति महोदय के ऊपर जो है कि निर्भर करता था। वो क्या करते थे कि या फिर वो उस प्रस्ताव को अपने पास रख लेते थे, या फिर जो है कि प्रस्ताव को संसद के पास जो है कि पुनर्विचार के लिए भेज देते थे, मंत्री परिषद के पास। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया कि मंत्रिमंडल कोई भी सलाह या प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उसको जो है कि राष्ट्रपति महोदय को मानना ही होगा। देखिए, ये कितना जो है कि लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं मेरे को भी ये ठीक नहीं लग रहा है कि राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे और उसको सलाह देना ही है। ठीक है, तो ये गलत लग रहा है कहीं ना कहीं। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां में क्या है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यानी लोकसभा, संसद में निम्न सदन क्या होता है, ठीक है, तो लोकसभा। और राज्य में निम्न सदन कौन सा है, तो वह है विधानसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो कार्यकाल था उसको जो है कि 5 वर्ष से बढ़ाकर, देखिए बढ़ा दिया, और कितना कर दिया गया, तो 6 वर्ष कर दिया गया। समझ गए ना, 6 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब जो यहाँ पर क्या किया गया कि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। ठीक है, पहले 66 विषय थे। इसमें क्या किया गया कि 5 विषय जो है कि निकाल दिया गया, और इसको राज्य सूची के विषय से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब देखिए, जैसे शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, वन, वन्य जीव और नाप तोल आदि को क्या किया गया, जो है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत, मैं अभी 42वें संविधान संशोधन के बारे में बता रहा हूँ, जो है कि राज्य सूची के विषय से जो है कि हटाकर कहाँ डाल दिया गया, तो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पहले कितने विषय थे राज्य सूची में, 66,
और 66 से 5 विषय निकाल दिया और उसके बाद जो है कि इसे समर्थी सूची में जो है कि इन्होंने डाल दिया। ठीक है ना, समझ गए। अब 7वां पॉइंट क्या है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत और क्या हुआ था, संसद और विधानमंडल के कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मैंने संविधान संशोधन में बताया है कि कोरम व्यवस्था, जिसको गण पूर्ति भी कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, 1/10। अब ये क्या है, थोड़ा इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। गण पूर्ति, कोरम व्यवस्था को गण पूर्ति भी कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा या फिर जो है क्या बोलते हैं विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है, यानी केंद्र में संसद की कोई भी बैठक हो या फिर राज्य विधानमंडल की कोई भी बैठक हो, वह बैठक तभी मान्य होगा जब उसके कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उस बैठक में उपस्थित होंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लोकसभा की बैठक चल रही है, तो लोकसभा की बैठक तभी मान्य होगी जब लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 अगर उस बैठक में शामिल होंगे तभी वह बैठक मान्य होगा, अन्यथा वह बैठक मान्य नहीं होगा। यह नियम जो है कि संसद में किसी भी सदन में लागू होता है, लोकसभा राज्यसभा में, और सेम टू सेम राज्य विधानमंडल में भी जो है कि यही रूल लागू होता है। यही यानी ये जो 1/10 है ना, यही जो है कि कोरम है, गण पूर्ति है। तो गण पूर्ति को इंदिरा गांधी ने क्या क्या समाप्त कर दिया, समझ गए ना, गण पूर्ति 1/10। इसको ऐसे और समझ सकते हैं, मान के चलिए कि लोकसभा के सीटों की संख्या 200 है, तो यह बैठक कब मान्य होगी, तो 1/10 सदस्य, अर्थात जो है क्या बोलते हैं, यानी 20 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक जो है कि यह बैठक मान्य नहीं होगी। पहले हुआ करता था, लेकिन इसको इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो है कि 20 सदस्य आए या ना आए कोई मतलब नहीं, तब पर भी बैठक मान्य होगी। संसद और विधानमंडल के लिए कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, समझ गए ना। मतलब अब क्या होगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत यह कर दिया कि 20 सदस्य आए एक भी ना आए तो भी इंदिरा गांधी के अनुसार जो है कि क्या होगा कि वह बैठक मान्य हो जाएगी, कोरम व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 44वां संविधान संशोधन। अब क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में, ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में। 1977 में एक घटना घटित होती है। देखिए 1977 में क्या हुआ कि जो है इंदिरा गांधी की सरकार हार गई, एक चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार जो है कि हार गई, और एक गैर कांग्रेसी सरकार जो है कि सत्ता पर आती है, जिसे जनता पार्टी की सरकार कहते हैं, और जो है कि मोरारजी देसाई जी जो है कि प्रधानमंत्री बनते हैं। और उन्होंने क्या किया कि जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो फेरबदल, जितना भी उलटफेर किया गया था, उसको जो है कि फिर से सही करने का ये प्रयास करते हैं, और उन प्रावधानों को जो है कि फिर से सही करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, 42वें संविधान संशोधन के तहत कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। फिर जो है क्या बोलते हैं कि बहुत सारे जो है कि हम लोगों ने प्रावधान देखा, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि समर्थी सूची, राज्य सूची से कुछ विषय को निकाल कर समर्थी सूची में डाल दिया गया। ठीक है, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार देखिएगा ना, आप जैसे ही एग्जाम में प्रश्न देखिएगा तो आप वहां पर आराम से टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब उन्होंने क्या, जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई जो है कि प्रधानमंत्री बने, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को फिर से 5 वर्ष कर दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 5 वर्ष से बढ़ाकर इन्होंने 6 वर्ष कर दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर से जो है कि आया और 5 वर्ष कर दिया कि जाओ बेटा काम खत्म, बहुत फेरबदल किया है, ठीक है। फिर क्या किया कि विधानसभा का कार्यकाल और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया, ठीक है। दूसरा प्रावधान क्या है, देखिए, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को पुनः विचार करने के लिए संसद के पास भेजने का अधिकार दिया गया। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, की थी जो है कि उन्होंने मंत्री परिषद के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव या सलाह को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उनको जो है कि मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, ठीक है। उन्होंने ऐसा किया था, फिर इसको सुधार किया, बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रपति महोदय के पास अगर कोई प्रस्ताव या सलाह मंत्री परिषद के द्वारा जाएगा तो जो है कि वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, वह जो है कि संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के जो अधिकार छीने गए थे उसको फिर जो है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत लौटा दिया गया, समझ गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मान के चलिए कि राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव गया और फिर जो है कि राष्ट्रपति महोदय ने संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दिए, लेकिन फिर अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा उसको भेजा जाता है, फिर अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा जो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो फिर राष्ट्रपति महोदय जो है कि उसमें सहमति देंगे।
ठीक है ना, दोबारा अगर भेजा जाता, परंतु यदि इस प्रस्ताव को दोबारा अगर भेजा जाता है तो ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आइए। ठीक है, कोरम व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि बैठक तभी मान्य होगी जब 1/10 सदस्य आएंगे, यानी कि जो है कि अब कोरम व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। समझ गए, खत्म किस में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, और इसमें एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 के तहत था। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया कि जो है कि किसमें, संपत्ति के अधिकार को जो है कि हाँ 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि संपत्ति के अधिकार को जो है कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार के दायरे में डाल दिया गया। भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत जो है कि इसे कानूनी अधिकार के दायरे में डाल दिया गया। समझ गए, समझ गए ना। 44वें संविधान संशोधन के तहत किसको क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को जो है कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के दायरे में डाल दिया गया। किसमें? तो भाग 12 में और अनुच्छेद 301 के तहत जो है कि डाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी दे रहा है, पूरा माइंड थोड़ा अपसेट हो जा रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब देखिए अब क्या है, इसको समझते हैं। पहले क्या प्रावधान था? 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोग को बताया था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात जो है कि लगाया जाता है। ठीक है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 352 कब लगाया जाता था? पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले। ठीक है, जब बाह्य आक्रमण, युद्ध या आंतरिक अशांति हो जाए। देखिए शब्द को ध्यान से सुनिएगा। पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले कब लगाया जाता था? किस कंडीशन में? तो जब बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, युद्ध या आंतरिक अशांति की स्थिति में जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि जो बाह्य आक्रमण, उसके बाद युद्ध और आंतरिक अशांति शब्द के जगह 352 लगाया जाता था। उस आंतरिक अशांति शब्द को जो है कि क्या किया गया, इसको जो है कि हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आंतरिक अशांति को हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, मतलब समझ गए ना। अब जो 352 लगाया जाएगा वह कैसे लगाया जाएगा? तो जो है कि बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। अब एक पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कि अनुच्छेद 20, देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है कि निलंबित नहीं होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मैंने इसको बहुत बार बताया है, आप जो हमारे पिछले चैप्टर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जैसे स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार, ठीक है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, निजता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। यानी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अब ध्यान में रखना है। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना तो अनुच्छेद 19 जो है कि खुद ब खुद निरस्त हो जाता है। लेकिन ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। यदि सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपातकाल के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया है तो जो है कि ये अनुच्छेद 19 जो है कि निरस्त नहीं होगा। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। यदि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है आपातकाल, यानी आंतरिक आपातकाल लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है कि अनुच्छेद 19 निरस्त नहीं होगा। यानी ये कब निरस्त होगा? जब बाह्य आक्रमण हो जाए
जब युद्ध कोई देश कर दे हमारे ऊपर, कोई देश बाहर बाहर से आक्रमण कर दे, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 जो है कि निलंबित होगा, अन्यथा निलंबित नहीं होगा। चलिए, लेकिन ये बहुत अंदर से क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में उतना, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है कि निलंबित जो है कि किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, सॉरी मैं भी वही देखा, किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि वे कौन से अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 और अनुच्छेद 19 जो है कि कब निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, तो उस दौरान जो है कि अनुच्छेद 19 को आंतरिक आपातकाल के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। हाँ चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैंने आप लोगों को अनुसूचियों में बताया है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, 10 से 10 और 10 से दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया इसमें। अब ये थोड़ा समझते हैं, कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। इससे पहले क्या हुआ करता था कि जैसे कोई भी पार्टी कोई ज्वाइन करता है और उसके बाद जो है कि वो चुनाव जीत जाते हैं, जैसे हाँ, और चुनाव जीतने के बाद जो है कि वो अगले दूसरा पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस से जीता, जाके बीजेपी में मिल गया, बीजेपी से जीता और कांग्रेस में जाके मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत यह प्रावधान किया गया कि भाई अगर आप जो है कि चुनाव जीतने के बाद अगर दूसरे दल में जाते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो आपकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। समझ गए, समझ गए, 10 से 10, 10वीं अनुसूची और दल बदल में। अब 56वां संविधान, 36 में सिक्किम और 56 में गोवा, 36 में सिक्किम, 56 में गोवा। गोवा को जो है कि भारतीय राज्य सूची में शामिल किया गया, किसको, तो गोवा को, ठीक है। और गोवा जो है कि भारत का 25वां राज्य बना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम, और उसके बाद 56वां संविधान संशोधन तो जो है कि गोवा, कब, तो 1987 में। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। और जो है कि हम लोग इसके लिए और एक पार्ट 2 लाएंगे, क्योंकि एक ही बार में इतना पढ़ोगे तो आप लोग का दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। बहुत जो है कि मेहनत लग रहा है दोस्तों, प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा बकवास भी नहीं करता हूँ, ठीक है ना, पढ़ाने के टाइम खाली मैं लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा मेरा मोरल अप होगा और हम इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।